कि हिस्ट्री तू बड़ी बेवफा है, हिस्ट्री तू बड़ी बेवफा है, रात को याद करो सुबह सफा है। हेलो दोस्तों, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आज की पूरी क्लास देखना, पूरा वीडियो देखना, और बोर्ड एग्जाम में आपको ये वीडियो 3 से 4 नंबर जरूर दिला कर जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, किस तरह से दूसरे जो कल्चर हैं, दूसरी लैंग्वेजेज हैं, उनका इंटरमिंगल्ड हुआ। ट्रेडर्स जो एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर गए, चाहे वो प्रीस्ट रहे हों, चाहे वो रिलीजियस स्पीच करने वाले रहे हों, तो उनके माध्यम से ये जो सिविलाइजेशन है ये एंशियंट टाइम में स्टार्ट हुआ। और हमने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ पहले जो फूड नहीं था वो फूड भी हमारे यहाँ आया, अमेरिका से यूरोप, यूरोप से इंडिया में पहुंचा। जैसे आलू की बात हमने की, टमाटर की बात हमने की, सोया की बात हमने की, और मूंगफली ग्राउंडनट की बात हमने की, मक्का की बात हमने की। ये सारे फ्रूट, ये सारे जो सब्जियां हैं, फल हैं, ये हमारे देश में नहीं होते थे। ये सब हमारे यहाँ अमेरिका से यूरोप होते हुए पहुंचे हैं। जब यूरोपियन लोग हमारे यहाँ आए और हमारे लोग वहां यूरोप में गए ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो आपस में इन सारी चीजों का एक्सचेंज हुआ और इस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड बना। ये हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरह से शेप लेती है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होने लगा, इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, और अब लोगों को रोजगार भी मिलने लगा था, लोगों की इनकम बढ़ गई थी। अब वो लोग पेट भर के खाना अच्छे से खा सकते थे, अच्छा जीवन जी सकते थे। इसी दौरान यूरोप में एक चीज और हुई, और वो ये थी कि यूरोप के लोग बड़ी संख्या में यूरोप से अमेरिका गए, माइग्रेट कर गए बड़ी संख्या में अमेरिका। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है दोस्तों। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अमेरिका जो है उसकी खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस जब अमेरिका गया, अमेरिका में जाकर उन्होंने देखा कि अमेरिका के लोग तो ना तो जमीनों के मालिक हैं, ना संसाधन चाहिए उनको, बस जितना खाने के लिए चाहिए उतना वो पैदा कर रहे हैं। उनके पास और किसी तरह के ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अमीर बनना है, प्रॉपर्टी का मालिक बनना है। वो जानते ही नहीं थे इसके बारे में, बिल्कुल भोले भाले सिंपल लोग। आज जैसा अमेरिका नहीं था। वो उस टाइम की बात है जब यूरोपियन लोग अमेरिका में गए। यहाँ तक कहा जाता है कि यूरोप में जिन लोगों के पास कोई काम नहीं था, वो लोग अमीर बनने के लिए अमेरिका चले गए थे। यहाँ तक कि जिस बेटे को बाप ने अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था, नालायक, आवारा, निकम्मा लड़का कह करके, वो बेटा भी घर छोड़ के अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका में जाके खींच दी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर्टी हमारी। क्योंकि अमेरिकन लोग तो बेचारे नेटिव पीपल है, वहां के आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, अपना जितना खाना है उतना उगाना है, बस उन्हें कोई जमीन का मालिक बनने से, रिसोर्सेज का मालिक बनने से, अमीर ऐशो आराम की दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसा था दोस्तों अमेरिका। और यूरोप जब वहां गया, यूरोप के बहुत सारे देश, ब्रिटेन ही नहीं गया, ब्रिटेन, स्पेन, पोर्टुगीज, जर्मनी, इटली, बहुत सारे देश वहां पहुंच गए, और अमेरिका में एकदम से धुआंधार हल्ला बोल दिया, और सारे रिसोर्सेज पे धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। और ये वहां से ट्रेड बढ़ा, वहां जब प्रोडक्शन हुआ वहां से ट्रेड बढ़ा, और ट्रेड ये पूरी दुनिया में फैला। इस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो शेप लेती है। अब इसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है दोस्तों? उस टाइम पर अमेरिका से यूरोपियन लोग बड़ी संख्या में ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका से रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं यूरोप के लिए, और दूसरे वर्ल्ड के पार्ट में लाकर बेच रहे हैं। जब अमेरिका से जब यूरोप के लोग बहुत सारा सामान लेके आ रहे थे, तो उस दौरान उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और वो चैलेंज थे उनके सामने ट्रांसपोर्ट का, कि इनलैंड से कोस्ट तक आने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी। जो जमीन के अंदर के हिस्से थे उनसे समुद्र के किनारे आने में दिक्कत होती थी, तो रेलवे का एक्सपेंशन किया, जिससे कि आराम से व्यापार किया जा सके। स्टीम से चलने वाले जहाज बन गए थे। पहले रास्ता जो है वो बिना इंजन के जहाजों का होता था, तो बहुत लंबा होता था। अब स्टीम शिप बन गए, तो ये जो ट्रेड के लिए यात्रा है, ये यात्रा छोटी हो गई अब, यानी ये जल्दी यात्रा को पूरा करेंगी। उसके अलावा रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इन्वेंशन हो गया था दोस्तों। यूरोप के लोग जो अमेरिका से कैटल लेके आते थे, पशु लेकर आते थे, उन पशुओं को जहाजों में भरा जाता था, और जहाज में भर करके उन्हें यूरोप या दूसरे देशों में ले जाया जाता था। अब जहाज में दिक्कत ये होती थी
कि जिंदा जानवरों को भरा जाता था तो वो स्पेस ज्यादा रोकते थे, स्पेस ज्यादा रोकते थे तो कम जानवर आते थे। अब वो सोच रहे थे कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ज्यादा जानवरों को ले जाया जा सके अमेरिका से बाहर। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानवरों को वहीं कोस्ट पे ही स्लोटर हाउस बना लिए, कि समुद्र के किनारे पर ही बूचड़ खाने बना लिए, और उन बूचड़ खानों में पशुओं को काटा जाने लगा और काट कर जहाज में भरा जाने लगा। ये तब हुआ जब रेफ्रिजरेटेड शिप बन गए थे, यानी फ्रीजर वाले शिप बन गए थे, फ्रिज वाले शिप। क्योंकि अगर बिना फ्रिज वाले शिप होंगे तो लंबा रास्ता है, यूरोप तक आते आते मास जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन ये फ्रीजर वाले शिप ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया अमेरिका से जानवरों को यहाँ पहुंचाने में। उसके साथ ही टेलीग्राफ टेलीग्राफ का इन्वेंशन हो गया था। इससे कम्युनिकेशन में और आसानी हो गई, इसने ट्रेड को और आसान बनाया, और इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो एक नई शेप लेने लगी थी। दोस्तों अगली बात करते हैं लेट 19th सेंचुरी कोलोनाइजेशन। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यूरोप के देश जो छोटे छोटे देश हैं, आज भी उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ से 2-2.5 करोड़ के बीच में है मोस्टली की, लेकिन वहां जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां जो टेक्निक और साइंस ने जबरदस्त कमाल किया, उसका दिमाग का फायदा उठाया इन्होंने, और पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन लोगों ने कॉलोनी बना ली है। पूरे वर्ल्ड में जो जो देश इनके हाथ लगे सब पे कब्जा कर लिया, क्योंकि वर्ल्ड के लोग उस टाइम पे भोले भाले थे, चाहे वो अफ्रीकन लोग रहे हों, लाइक इंडिया ही देख लो आप, इंडिया हो रहा हो, अफ्रीका रहा हो, अमेरिका रहा हो, इतने भोले भाले लोग कि उनको रिसोर्सेज का मालिक बनने का कोई शौक ही नहीं था। तो ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग, जर्मनी के लोग, बेल्जियम के लोग, इन्होंने समुद्र के पार ओवरसीज अपने टेरिटरी स्थापित कर ली, अपने कॉलोनी बना लिए, अपना जो उपनिवेश है वो बना लिया, अलग अलग देशों पर जाकर वहां कब्जा कर लिया। इतना शानदार काम कर रहे हैं यूरोप के, ये कॉलोनी बना रहे हैं, ये जा करके दूसरे देशों पे कब्जा कर रहे हैं, वहां के लोगों पे कब्जा कर रहे हैं। और वहां से इन्होंने एक और चीज की कि वहां से इन्होंने मजदूरों को, जहां जहां जरूरत होती थी वो मजदूरों को और लेके जाते थे। एक ट्राइंगुलर ट्रेड रूट बना था, जो अमेरिका से यूरोप और यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के बीच में एक ट्राइंगुलर ट्रेड रूट बन गया था, कि अफ्रीका से बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों को ले जाया गया अमेरिका में काम करने के लिए, क्योंकि अमेरिका में रिसोर्सेज ज्यादा थे। एग्रीकल्चर अमेरिका में कर रहे हैं यूरोपियन लोग, वहां के खेतों पे कब्जा कर लिया उन्होंने, खेती कर रहे हैं, खेती में मजदूर चाहिए, अफ्रीका से उठा ले जाओ। वहां पे माइंस, खाने उन्होंने अपने कब्जे में कर ली, खाने उनसे बहुत सारे मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, स्पेशली चांदी जो है पेरू और मैक्सिको की खानों में निकली। तो वहां खानों में काम करने के लिए लोग यहाँ से लेके गए। वो लोग जो यहाँ से गए उनको बेचारों को झूठ बोल के ले जाया जाता था, उनको कहा जाता था बहुत अच्छा जीवन होगा, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं होता था, वहां जाके सब कुछ बदल जाता था, वहां जाकर सिर्फ काम 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 और उन पर अत्याचार किए जाते थे। हालांकि इस व्यवस्था को स्लेव ट्रेड कहा जाता था। तो यूरोपियन देशों ने इस व्यवस्था को भी बड़ा डेवलप किया, स्लेव ट्रेड सिस्टम को, कि गुलाम बना बनाकर दूसरे देशों से लोगों को जहां जहां जरूरत होती थी उन्हें मजदूरों की, वहां वहां उन्हें ले जाते थे। और इस दौरान लेट 19th सेंचुरी में ही यूएस यानी अमेरिका जो है वो भी कॉलोनी बन गया था। अमेरिका बड़ा चतुर चालाक देश और समझदार देश रहा था, जैसा आज के टाइम में भी बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को आप देख ही रहे होंगे, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, सब पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं साहब। उस टाइम पर यूएस कॉलोनियल पावर बनाने लग गया था। आपको याद दिला दूं मैं कि यूएस कभी कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन का, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो कभी अमेरिका पर ब्रिटेन के लोगों का कब्जा था। अमेरिका ब्रिटेन के लोगों से जब आजाद हो गया तो उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि उसने खुद दूसरे देशों पे कब्जा कर लिया। ये बड़ी बात थी अमेरिका के लिए, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज ही इतने ज्यादा थे, और आज भी रिसोर्सेज अमेरिका के पास बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से आज का वर्ल्ड में सबसे टॉप नंबर पर चल रहा है। अमेरिका से टॉप अभी कोई देश नहीं है, इसीलिए वजह से अपनी ताकत के दम पर वो सबको डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे देशों के साथ इस तरह का टैरिफ 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 एक गेम खेल रहा है। तो दोस्तों ये तो था लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनियलिज्म की यूरोप के देशों ने अफ्रीका, अमेरिका में जाकर, दूसरे देशों में जाकर वहां अपने कॉलोनी सेटअप कर लिए थे। ये ओवरसीज टेरिटरीज उन्होंने सेटअप कर लिए थे। अगला टॉपिक है दोस्तों अपना रिंडरपेस्ट कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट एक कैटल प्लेग एक बहुत भयंकर बीमारी है, और ये बहुत भयंकर बीमारी
अफ्रीका में आई थी पशुओं में। कहां पे? अफ्रीका में पशुओं में आई थी ये बीमारी लेट 1880s में। अफ्रीका में क्या हुआ कि अफ्रीका में यहां से यूरोपियन सैनिक जो हैं वो अफ्रीका में रह रहे थे। यूरोपियन सैनिक ले जाए गए थे वहां अफ्रीका के देशों पर कब्जा करने के लिए। तो यूरोपियन सैनिक जब अफ्रीका में गए थे तो उनको खाना खिलाने के लिए यूरोप से कैटल भेजे जाते थे, यानी पशु भेजे जाते थे। अब जो यूरोप से पशु गए उनके साथ जर्म्स भी चले गए। इस रिंडरपेस्ट बीमारी के, इस प्लेग बीमारी के जर्म्स जो है वो अफ्रीका में भी पहुंच गए यूरोप से। अब यूरोप से जो जर्म्स वहां पहुंचे अफ्रीका में, तो अफ्रीका के जो पशु थे वो इस जर्म से पीड़ित हो गए और उनमें बीमारी फैल गई। दोस्तों ये बीमारी इतनी भयंकर फैली कि अफ्रीका के 90% जानवर इस बीमारी में मारे। 90%, 90% जानवर अफ्रीका के इस बीमारी में मारे गए, जिसे रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग से नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया से इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेट हो रहा था। जिस तरह से मैंने बताया कि यूरोप के लोग जहां जहां मजदूरों की जरूरत होती थी वहां वहां अपने जो टेरिटरीज थे, अपने जो कॉलोनीज थे, वहां से लोगों को लेकर जाते थे। तो इंडिया से भी इंडेंचर्ड लेबर लेके गए। इंडेंचर्ड लेबर हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात की थी। ये बॉन्डेड कॉन्ट्रैक्टेड लेबर होते थे। इनको बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत दिखाए जाते थे कि बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी, बहुत अच्छा जीवन होगा, वहाँ लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा, फिर एक फिक्स टाइम के लिए जा रहे हो, फिर वहां से लौट कर वापस आ जाओगे। तो ऐसी चीजें उनको करके, झूठ बोल करके उनको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था काम करने के लिए, और ऐसे लेबरर्स को इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था। हालांकि इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम जो है इसको 1921 में समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जो लेबर है उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, मजदूरों का शोषण होता था इसमें। तो इसे 1921 में खत्म कर दिया गया, 1921 में, ध्यान रखना है। चलिए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में से जो मैं आपको बोल रहा हूं इसमें से 3 से 4 नंबर के बोर्ड में जरूर क्वेश्चन आएंगे। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, वॉर के टाइम पर क्या क्या बदला। जैसा आपने पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 के बीच में लड़ा गया। वर्ल्ड की 2 बड़ी पावर्स, वर्ल्ड 2 ब्लॉक में बट गया था, उनके बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, जिसमें मशीन गन का, पहली बार मशीन गन का यूज हुआ, एयरक्राफ्ट्स का यूज हुआ, टैंक का यूज हुआ, और केमिकल वेपन्स, बायो वेपन्स का भी यहाँ इतने पहले ही यूज हो गया था। तो ये वॉर की वजह से, अब वॉर हुआ तो वॉर रिलेटेड चीजों की डिमांड बढ़ी, वॉर रिलेटेड चीजों का प्रोडक्शन बढ़ा, वॉर रिलेटेड चीजें जो है वो लगातार डेवलप होती जा रही थी, लगातार उन चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा था। वॉर से रिलेटेड जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए पॉपुलेशन लगातार उस काम में लग गई। पॉपुलेशन को भी काम मिला और कुछ लोगों को तो फायदा हो गया कि भाई प्रोडक्शन में उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल गया था। हालांकि वॉर से बहुत बड़ा नुकसान हुआ यूरोप का। इस वॉर की वजह से यूरोप जो है वो बहुत पीछे चला गया, लेकिन बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए। मशीन गन, एयरक्राफ्ट, टैंक, केमिकल वेपन्स, इन सारी चीजों का इस दौरान यूज हुआ। अगला टॉपिक है अपना राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। वॉर खत्म हो गया, वॉर रिलेटेड जो समस्याएं थी उनको खत्म करने के लिए बहुत तेजी के साथ जो प्रोडक्शन है वो किया गया। तो बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो फूड ग्रेन्स रहे हो, अनाज रहा हो, अनाज का बड़ा उत्पादन हुआ, लेकिन जनसंख्या भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, तो कंजप्शन भी बहुत तेजी के साथ होने लगा। लोगों का जीवन नई नई चीजें होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से और डेवलप होने लगा था। तो उसी दौरान अमेरिका के एक व्यक्ति हैं हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड यूएसए के हैं। इन्होंने अपना एक कारखाना लगाया कार बनाने का, और इन्होंने जो कार प्रोड्यूस की उसे टी मॉडल कार कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है उन्होंने कौन सी कार प्रोड्यूस की थी, तो वो है टी मॉडल कार। हेनरी फोर्ड ने जो फैक्ट्रियां लगाई थी कार बनाने की, उसमें उसने पहली बार कन्वेयर बेल्ट का यूज किया। कौन सी बेल्ट? कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का यूज किया। आइडिया कहां से आया? आइडिया आया बूचड़ खाने से, जो स्लॉटर हाउस है वहां से आया कि एक पशु को काटा जाता है, बेल्ट पर वो चलता रहता है, उसको किस तरह पैक किया जाता है, ये उन्होंने देखा और फिर उसको अपनी इंडस्ट्री में लागू कर दिया।
कि इधर से कार का मॉडल स्टार्ट करेंगे, इधर से कार का मॉडल रखेंगे और आगे तक एक एक व्यक्ति पूरी बेल्ट पे कार का मॉडल चलता रहेगा, एक एक व्यक्ति अपनी तरफ से अपना अपना सामान लगाता रहेगा और जब बेल्ट से कार उतरेगी तो पूरी तरह से फिनिश्ड उतरेगी। हाँ, इसमें एक चीज जरूर थी कि सभी व्यक्तियों को टाइम पर अपना काम करना होता था, उसमें कोई रेस्ट की तो गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि अगर वो अपना काम पूरा नहीं करेगा तो अगले वाला अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो इस व्यवस्था को इसने लागू किया। हालांकि इसमें इसको बड़ी दिक्कत आई कि बहुत ज्यादा मेहनत का काम था, लोग स्किल्ड नहीं थे, तो लोग काम छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे। जब लोग काम छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे तो दोस्तों आपको पता ही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे का लालच दिया उन वर्कर्स को, उनकी वेजेज बढ़ा दी और ज्यादा वेजेज के चक्कर में वो वर्कर ज्यादा मेहनत करने लगे और बड़े पैमाने पर टी मॉडल कार का प्रोडक्शन हुआ। तो ये तो था मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन। आगे बात करते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। द ग्रेट डिप्रेशन ये क्या है? आर्थिक मंदी का दौर। आर्थिक मंदी का दौर 1929 में पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी का दौर आ गया था। आर्थिक मंदी का दौर 1929 से मिड 1930 लगभग 1934 के आसपास तक, ये 34 के आसपास तक रहा था। इसमें हुआ क्या? आर्थिक मंदी का दौर क्यों आया? क्योंकि लोगों की इनकम डिक्लाइन हो गई, लोगों के पास इनकम कम हो गई। दूसरा, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया, प्रोडक्शन कम होने लगा। अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, एम्प्लॉयमेंट नहीं था लोगों के पास। ट्रेड डिक्लाइन हो गया, ट्रेड भी कम हो गया। पूरी दुनिया में हुआ ऐसा जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर आ गया। तो इसे कहते हैं दोस्तों द ग्रेट डिप्रेशन कि बहुत सारा चेंजमेंट जो है वो इस दौरान हुआ। लोगों की इनकम कम हो गई, प्रोडक्शन कम हुआ, बेरोजगारी फैल गई, व्यापार फैल गया। इंडिया पर भी इसका इफेक्ट पड़ा, ऐसा नहीं है कि इंडिया पे इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा? इंडिया से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आधा हो गया। 1928 से 1934 के बीच में इंडिया से जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो करके एक्सपोर्ट हो रहा था या इंपोर्ट हो रहा था, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो जितना हो रहा था उससे आधा ही रह गया। इसका मतलब इंडिया पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इस आर्थिक मंदी के दौर का। आर्थिक मंदी के दौर के पीछे मेन कारण जो बताया जाता है कि वो एक्सचेंज मार्केट जो है अमेरिका में वो क्रैश कर गया था और उसके क्रैश करने की वजह से जो है वो आर्थिक मंदी पूरी दुनिया में आ गई थी। नेक्स्ट है पोस्ट वॉर सेटलमेंट। पोस्ट वॉर सेटलमेंट यानी युद्ध के बाद, युद्ध के बाद की किस तरह की परिस्थितियां बनी और किस तरह से सेटलमेंट किया गया। तो बात करते हैं जुलाई 1944। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपियन जो रिच कंट्रीज हैं उनकी एक मीटिंग होती है और इस एग्रीमेंट को ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस बने, यहाँ पर जो दो संस्थाओं का जन्म हुआ, उन्हें ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये पहली बात तो ये जानते हैं कि ब्रेटन वुड्स जो एग्रीमेंट हुआ ये न्यू हैम्पशायर अमेरिका में जुलाई 1944 को ये क्यों हुआ। आर्थिक मंदी के दौर से युद्ध के बाद बड़ी समस्याएं पैदा हो गई थी अमेरिका के लिए और यूरोपियन कंट्रीज के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने थे। तो सबसे पहला काम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए, लोगों की जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है, खाने की डिमांड है अनाज की, उसको कैसे पूरा किया जाए, इस तरह से कंट्रीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए। इन सब बातों को लेकर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो है वो बने। इसमें एक तो बना IMF वर्ल्ड मॉनेटरी फंड और दूसरा बना वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, ये दो संस्थाएं जो हैं वो ब्रेटन वुड्स जो एग्रीमेंट हुआ उसकी देन है। IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो है ये इसलिए बने कि वर्ल्ड के जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं इनकी इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक जो सेटअप है वो गड़बड़ा गया है। उनके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक रूप से डेवलपमेंट करें वो कंट्रीज, उसके लिए ये बने। और IMF और वर्ल्ड बैंक उनको लोन प्रोवाइड करवाएगा, पैसा देगा डेवलपमेंट के लिए। तो जो जो देश इस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में थे और जिन जिन देशों ने इस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए वो उसके मेंबर देश हो गए और अब वो देश अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते थे। तो इसका फायदा यूरोपियन और देशों को और अमेरिका को ही हुआ, बाकी सारी दुनिया को इसका फायदा नहीं हुआ।
अगला टॉपिक है अपना डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसा हम सब जानते हैं कि युद्ध में खीर नहीं बढ़ती, युद्ध में नुकसान होता है, युद्ध में जान माल का नुकसान होता है। तो युद्ध के दौरान जो है वो बहुत बड़ा जो मनी का लॉस है वो पूरी दुनिया का हुआ ही हुआ। उसके साथ साथ दुनिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध के दौरान काम आ गया था, क्योंकि यूरोप की तो अगर मैं वर्किंग पॉपुलेशन की बात करूं, यूरोप की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो बहुत कम हो गई। वर्किंग पॉपुलेशन घट गई यूरोप की क्योंकि युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, इसलिए वहां वर्किंग पॉपुलेशन का ही क्राइसिस आ गया था। तो इकोनॉमिक लॉस तो हुआ ही हुआ, धन का तो लॉस हुआ ही हुआ, वर्किंग पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो भी वर्किंग वाली खत्म हो गई थी बहुत ज्यादा। और इस वजह से, युद्ध की वजह से जो यूरोपियन देशों ने, जैसा मैंने पहले बताया था कि उन्होंने अपने कॉलोनी बना रखे थे, दूसरे देशों पे कब्जा कर रखा था, वो मोस्टली एशिया और अफ्रीका के कंट्री थे जिन पे उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो भैया अपने कोई चलाना अब तो मुश्किल हो गया, दूसरों पे कब्जा कैसे रखेंगे। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 बहुत सारे देश जो हैं वो एशिया और अफ्रीका के आज़ाद हुए। उनको आज़ाद करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि उनकी खुद की स्थिति ऐसी नहीं रही कि वो खुद को संभाल पाए। तो वो जिन पे कब्जा कर रखा था उनको तो कैसे संभाल पाएंगे। और उसी कड़ी में हमारा देश इंडिया जो है वो भी आज़ाद हुआ 1947 को। और हम ही नहीं, उस टाइम पे लगभग 50 देश आज़ाद हुए थे। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तो ये डीकोलोनाइजेशन हो गया, यानी कॉलोनीज जो है वो यूरोप के देशों की वो सब मुक्त हो गई, इंडिपेंडेंस हो गई, स्वतंत्र हो गई और हम भी आज़ाद हो गए। बोलिए भारत माता की जय। अब एक और पॉइंट है अपना G77। G77 क्या है? देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, यूरोप के अमीर जो देश थे, अमेरिका था, उन्होंने मिलकर तो एक ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बना लिया, IMF, वर्ल्ड बैंक। उनकी तो अगर धन की जरूरत होगी तो वहां से लोन ले लेंगे। लेकिन जो देश अभी नए नए आजाद हुए हैं, जो देश अभी नए नए आजाद हुए हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो तो बेचारे, पहली बात तो ये कि वो पहले ही गरीब थे, उनको यूरोपियन लोगों ने इतना लूट लिया था। दूसरी बात, अब उनके पास पैसा कहाँ से आए अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए? तो अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए उनको बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और ये उनकी मदद करने के लिए उस टाइम पे तो बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि वो तो अपनी खुद की ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जूझ रहे थे। उनका खुद का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं था, वो खुद आर्थिक रूप से डगमगाए गए हुए थे। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थे लाइक इंडिया, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन डेवलपिंग कंट्रीज ने एक अपना ग्रुप बनाया जिसे G77 कहा जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज ने G77 नाम का ग्रुप बनाया। इस ग्रुप के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो इस ग्रुप को बनाने के पीछे उद्देश्य था कि आपस में एक दूसरे के यहाँ ट्रेड को लिबरलाइज करना, यानी व्यापार को और आसान बनाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रखेंगे, इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है उसको एक दूसरे के साथ बढ़ाएंगे। तो और जब भी जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसमें जितने भी मेंबर सदस्य थे उन्होंने एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए ये ग्रुप बनाया था। इस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज ने अपना G77 बना लिया अपने यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों ये तो था अपना द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मैंने बहुत शॉर्ट में और स्वीट में आपको समझाने की कोशिश की है। बोर्ड में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और हाँ, हमारे वीडियो जो है वो अगले और आते रहेंगे। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।